हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट विद रुचि मैम। तो चलिए आज हम फिर से आपके सामने प्रैक्टिस लेके आए हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सीन कर रहे हैं। जैसे एक सेकेंड रुकिए, सुन। हेलो, अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप दैट ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जनसंचार मीडिया के मैजिक बुलेट सिद्धांत के प्रभाव। सबसे पहले हम जानेंगे क्या मैजिक बुलेट सिद्धांत यानी मैजिक बुलेट थ्योरी। ओके, हम इसको देखते हैं क्या है मैजिक बुलेट थ्योरी। देखिए एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारे सीधे सीधे किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ओके, किससे? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और अपने मोबाइल में एक घंटे के कुछ भी नहीं शो हो रहा, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे मैजिक बुलेट थ्योरी। ये क्या है? देखिए ये एक ऐसा सिद्धांत होता है, कहने का मतलब कि मीडिया अपने संदेशों को, आप जो बताना चाहते हो कि मीडिया अपने संदेशों को सीधे जो हमारे कम्युनिकेटर होते हैं, मतलब जो सुनने वाले श्रोता होते हैं, उनको सीधे सीधे इंजेक्ट करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो मैजिक का मतलब भी होता है एक मैजिकल फॉर्म हो जाना। मीन्स इसमें एक कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम लिया जाता है जिसमें जो श्रोता होते हैं वो डायरेक्ट ही इससे क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। वही होता है क्या, मैजिक बुलेट सिद्धांत, मतलब जादुई सिद्धांत एक तरह से। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र पर देखने को मिलता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे आपका पहला है नवोन्मेष को बढ़ावा देना। क्या है? नवोन्मेष को बढ़ावा देना। दूसरा है रेडियो और टेलीविजन को लोकप्रिय बनाना। क्या है? रेडियो और टेलीविजन को लोकप्रिय बनाना। और तीसरा है आपका विज्ञापन उद्योग का उद्भव। और चौथा है आपका, ये ना नहीं होगा, संचार मीडिया का हिटलरी एकाधिकार। संचार मीडिया का हिटलरी एकाधिकार। तो बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, बताएं। गुड मॉर्निंग पूजा यादव, अभी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, नो डाउट इम्पोर्टेंट है। तो चले बताएं भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या नवोन्मेष को बढ़ावा देता है मैजिक बुलेट थ्योरी? क्या हमारे रेडियो और टेलीविजन को लोकप्रिय बनाता है? क्या विज्ञापन और उद्योग जगत का बढ़ावा देता है? या संचार मीडिया का हिटलरी एकाधिकार? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मीडिया है वो नवोन्मेष को बढ़ावा एक तरह से नहीं देता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, सूचनाओं को जरूर पहुंचाता है, लेकिन वो टोटली फोकस नहीं करता है। अब हम बात करेंगे रेडियो और टेलीविजन को लोकप्रिय बनाना। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हम कैसे कम्युनिकेट होते हैं, या तो रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी भी किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जानते हैं, समझते हैं, हमारे तक मैसेज पहुंचने का वही रीजन होता है। तो इनकी लोकप्रियता बढ़ती है। कम्युनिकेशन में हमारे टेलीविजन और रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती है। जैसे इस टाइम आप देखते हो विज्ञापन उद्योग का उद्भव। आप देखते हो क्या
कि हमारे रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यानी जितने भी सेक्टर हैं वहां से इतने सारे विज्ञापन आते हैं। आजकल किसी भी ऐप को देखिए, हर जगह विज्ञापन, हर जगह विज्ञापन, कुछ भी आप सर्च करिए, कुछ भी देखिए विज्ञापन होता है। तो वो क्या, वो आपको, आप बेशक वो चीज देखना नहीं चाहते हो, बेशक आप वो चीज लेना नहीं चाहते हो, लेकिन उस विज्ञापन को देख देख कर आपका मेंटली जो चेंजमेंट है वो देखने को मिलने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब आप डायरेक्टली उससे इंजेक्ट होने लगते हो। ठीक है, डायरेक्ट जैसे इंजेक्शन काम करता है ना बॉडी में, कि इंजेक्शन लगाओ तो उसका असर तुरंत देखते हो, ठीक इसी तरह से मैजिक बुलेट थ्योरी होती है कि आपको इतना ज्यादा विज्ञापन के थ्रू लुभावना किया जाता है कि आप ऑटोमेटिक ऊपर आप स्वयं ही उस पर क्या हावी होने लगते हो। संचार मीडिया का हिटलरी एकाधिकार। संचार मीडिया का हिटलरी अधिकार मतलब कि एक तरह से पूरा का पूरा उनका आधिपत्य, एक तरह साम्राज्य स्थापित किए ले रहे हैं। ठीक है, तो यही है आपका मैजिक बुलेट थ्योरी, जिसमें कि दूसरा, तीसरा, चौथा आपका क्या है, राइट ऑप्शन। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, गुड मॉर्निंग अनु जी, वेरी गुड मॉर्निंग अजय कुमार जी सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। हम बात करते हैं किसकी, प्रस्तावित मकान के चित्रात्मक दृश्य की। इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है आपका एलिवेटेड नक्शा। क्या होते हैं एलिवेटेड मैप? क्या आप में से कोई जानता है एलिवेटेड मैप क्या है? मतलब कि एलिवेटेड मैप का मतलब होता है कि किसी भी ऐसी आकृति को दर्शाना जो कि आपकी 2 लेयर्स में हो। मतलब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, जो आप अपनी सड़कों में हाईवे देखते हो ना, कि बड़े बड़े आजकल हाईवे बने हैं। इसका मेन रीजन क्या बनाने का होता है कि जो हमारे जाम जैसे लगते हैं, तो इन सब चीजों से मुक्ति मिले। तो एलिवेटेड नक्शा इसका पूरा एक, जहां कहीं भी इस तरह का बना होता है तो एक पूरा मैप तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग एलिवेटेड नक्शे के नाम से जानते हैं। और खासकर इसका प्रयोग हमारे रोड को बनाने में ही किया जाता है। रोड में खासकर आपका क्या आ जाता है, हाईवे, जिसकी आप बात करते हो हाईवे, दैट्स कॉल्ड एलिवेटेड नक्शा। हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन नक्शे की। तो क्रॉस सेक्शन नक्शे में क्या होता है कि इसमें खासकर एक ही मैप में कई सारी चीजों को उसी के आसपास दर्शा देना। जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा, इंडिया का मैप देखा होगा। इंडिया के मैप में आपने पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात नहीं करती हूँ, जब इंडिया के मैप में आप एक साथ सारी चीजें देखते हो कि कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, कहाँ से कौन सी नदी है, कहाँ पर कौन सी झील है। ठीक है, तो सारी चीजों को एक साथ देखना और उसी के इर्द गिर्द चीजों को पर्टिकुलर कलरफुल तरीके से दिखाना ही क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल नक्शा। ठीक है, तो वही आप इंडिया का मैप याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। अब उसकी बात आती है त्रिआयामी नक्शा। त्रिआयामी नक्शा में जब 3 चीजें दर्शाई जाए, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, उसको हम बोलते हैं क्या, त्रिआयामी नक्शा। जब हम बात करते हैं भूतलीय यानी द्विआयामी या पर्सपेक्टिव नक्शा, पर्सपेक्टिव खासकर आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें आपको आगे चलकर और कई सारे नाम मिल सकते हैं जो हम लोग नहीं जानते। ठीक है, अब हम इसमें बोलेंगे पर्सपेक्टिव नक्शे क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव नक्शे का मतलब होता है ऐसा नक्शा, ऐसा मैप जो हमें पर्टिकुलर नाम ना इंडिकेट किए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटलाइन दर्शाई जा रही हो। जैसे बताते हैं आपको, जैसे क्या है आपका, सपोज दैट ये क्या है, इस तरह से इंडिया का मैप है और ये मैंने क्या किया, इस तरह से हमने इंडिया का मैप बनाया और ये आपने इंडिया का, इसमें मैंने कहीं कोई नाम नहीं इंडिकेट किया, ना मैंने कोई झील दिखाई, ना मैंने कोई पर्वत दिखाया, सिर्फ और सिर्फ बाहरी आवरण बना दिया।
अब बाहरी आवरण देख करके हमको पता चल गया कि ये हमको इंडिया का मैप लग रहा है, तो यही क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव नक्शा कहलाता है। ओके, तो चारों चीजें पता चली कि एलिवेटेड क्या है, रोड के लिए होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, हमारे सारी चीजों को दर्शाने के लिए, लाइक नदियां, झील, पहाड़, पठार, सारी चीजें दिखाने के लिए, त्रिआयामी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मेजर करते हैं, भूतलीय पर्सपेक्टिव यानी किसी नाम को नहीं इंडिकेट करते, लेकिन उसके आउट लेयर को देखकर हम तुरंत गैस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो समझ में आई बात ना कि क्या होगा आपका आंसर, गेस करें और बताएं, फटाफट बताएं। अब बताइए आपका प्रस्तावित मकान व चित्रात्मक दृश्य क्या कहलाएगा। सीमा जी कह रहे हैं डी जाएगा, प्रस्तावित मकान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरूर इसके ऑप्शन थोड़ा टफ हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। वंदना जी ने बोला है 2 का सी, 2 का सी बिल्कुल सही बता। देखिए, आप जब एक घर बनाते हो तो उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 3 ही चीजें देखने को मिलती हैं आपको, बाकी और आप मकान बनाते समय और क्या मेजर करते हो वो एक अलग बात है कि आप पर्टिकुलर पेज में उसका मैप बना के लाते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं चित्रात्मक दृश्य क्या कहलाता है, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, पर्टिकुलर जब मकान की बात होती है तो भैया उसकी दीवारें, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसकी क्या मोटाई भी हम मेजर करते हैं, कितनी इंच की दीवारें हैं, है ना। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, तो मकान आपका कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ओके, तो आई होप दैट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? ओके, चलिए हम बात करते हैं किसकी, आनुवंशिक गुणों की। आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं? बात की जा रही है किसकी, आनुवंशिक गुण एवं वातावरण के सभी स्तर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ट्विस्टिंग है क्वेश्चंस। आनुवंशिक गुण एवं दोनों चीजों को मेंशन किया जा रहा है, वातावरण को भी मेंशन किया जा रहा है, आनुवंशिक गुण को भी मेंशन किया जा रहा है। उसके तहत आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, राइट। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है सिफेलोकाउडल। सभी जानते हो सिफेलोकाउडल का मतलब सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को हम क्या कहते हैं, सिफेलोकाउडल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, आई थिंक सभी जानते हो, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर पहले सुषुम्ना नाड़ी के क्षेत्र पर विकास पहले होता है, उसके आसपास के भागों में विकास बाद में होता है, दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल। इट्स ओके। क्लास का क्या टाइम है मैम? बेटा क्लास का टाइम 8 बजे से क्लास आपकी ये स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आपके सामने एक नाम आया, जीनोटिपिकल। जीनोटिपिकल का मतलब होता है कि जो भी हमारे शरीर में लक्षण जिम्मेदार होते हैं, मतलब जीन की वजह से जो भी हमारे शरीर में लक्षण विद्यमान होंगे, दैट्स कॉल्ड जीनोटिपिकल। उसके बाद हम बात करते हैं एपिजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एपिजेनेसिस की। तो एपिजेनेसिस का मतलब होता है कि हमारे किसी भी ऑर्गन्स का फिर से बनना, ठीक है। क्या होता है, किसी भी ऑर्गन्स का फिर से बनना, इसका नाम ही होता है, एपी का मतलब होता है क्या, पहले। एपी का मतलब होता है पहले, और जेनेसिस का मतलब होता है फिर से बनना। जेनेसिस का मतलब होता है क्या, फिर से बनना, फिर से बनना। ओके, इस तरह से हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो समझ गए ना आप लोग कि इसका क्या मतलब है। अब जीनोटिपिकल की खासकर जब हम और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इसको, अगर हम और बताते हैं आपको, तो कहने का मतलब है जो चीजें हमें जेनेटिक प्राप्त होंगी, जेनेटिक का मतलब हमारे शरीर के अंदर XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारे अंदर क्या दर्शाते हैं, खासकर हमारे जीनोटाइप को दर्शाते हैं कि हमारे जीन्स किस टाइप के हैं। ओके,
तो क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? अब बताइए इसका राइट ऑप्शन किसकी तरफ जाएगा? बताएं इसका राइट ऑप्शन किसकी तरफ जाएगा? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? एपिजेनेसिस। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? एपिजेनेसिस। मतलब हमें कोई चीज पहले से प्राप्त हो रही है और वो चीज क्या हो रही है? फिर से बनना शुरू हो गई। हमको पहले से तो प्राप्त हुई है, लेकिन हमें फिर से हमारे अंदर वो चीज विकसित हो गई। बिल्कुल नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आई होप दैट आपको ये क्लियर हुआ होगा, नो डाउट। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विस्तार नेक्स्ट क्वेश्चंस है। विस्तार इनमें से किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है? बताइए ऐसा कौन सा प्रयोग है जो कि हमारे बिहेव को चेंज करता है, जो कि हमारे बिहेव को चेंज करता है? बताइए, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी है संचार, ऑप्शन नंबर सी निदान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनमें से सभी ऐसे कार्य हैं जो कि हमारे बिहेव को चेंज करने में नो डाउट हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि हमें कौन सा पॉइंट सबसे नियरेस्ट है उसको फाइंड आउट करना है। क्या सामाजिक कार्य जो होते हैं उनसे हमारा बिहेव नहीं चेंज होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन अब देखिए कैसे कैसे चीजों को हटाया जा रहा है यहाँ पर। सामाजिक कार्य जो है जरूरी नहीं है कि हमारे समाज में जितने कार्य हो रहे हैं सब हमारे टच में हो, है ना। हो सकता है हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा हो जो कि हम उससे दूर हो या हम उतने अच्छे माहौल पर ना हो, तो ये पूर्ण रूप से मदद नहीं करता है हमारे बिहेव को चेंज करने में। ठीक है, संचार की हम बात में करेंगे। निदान का मतलब होता है क्या? किसी भी समस्या से छुटकारा पाना ही क्या होता है निदान। तो ये ऑटोमेटिक कट हो गया। विश्लेषण की बात होती है कि कोई भी एक पॉइंट है उसको हम क्या करें? एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये क्या हुआ तो जरूरी नहीं है कि हम जब एनालाइज करें तो सारे पहलुओं को हम एक ही पॉइंट में रिकवर कर दें। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कोई भी चीज फाइनली कंप्लीट नहीं होगी। और जब हम बात करते हैं संचार की, संचार एक ऐसा शब्द है, संचार एक ऐसा प्रयोग है, कहने का मतलब जो हमारी लाइफ में हर टाइम चलता रहता है, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो अशाब्दिक हो। किसी भी तरीके से आप क्या होते हो? कम्युनिकेट होते हो। कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं है कि वहां पर दो लोग हों और पर्टिकुलर क्या हो कि हम उसी चीज को देख करके अपनी सारी चीजों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका किसी भी माध्यम से हो सकता है, आपको संचार किसी भी तरीके से हो सकता है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? संचार। संचार की मैंने क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो समझ गए ना, किसी का हाव भाव हो सकता है, कोई भी मान लीजिए कुकर, आपको हो सकता है आवाज आ रही हो सीटी, तो ये कुकर जो सीटी आवाज कर रहा है ये भी संचार है। ये हमको बता रहा है कि हमारे अंदर वो जो सामग्री रखी है वो लगभग पकने की उस पर है ना। तो ये भी क्या है? एक कम्युनिकेशन है। तो हमें कम्युनिकेशन हर टाइम होता रहता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है? निम्नलिखित संचार के मॉडलों में से कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडिकेट कर दिया गया है पर्टिकुलर कितने? 3 तत्व। अब 3 तत्व संचार के किसने दिए हैं ये आपको पता करना है। इसमें नाम लिखा हुआ है वेस्ले, यहाँ वैक्सीन लिखा है, वैक्सीन नहीं वैकियन है। क्या है? वेस्ले मैकियन, वेस्ले मैकियन है। ओके, इसको सुधार लीजिएगा। वेस्ले मैकियन मॉडल, दूसरा है बर्लो मॉडल, तीसरा है लिगन मॉडल, चौथा है अरस्तु मॉडल। जो 3 तत्वों की बात की है संचार में वो किस महोदय ने की है? हमारे अरस्तु महोदय ने की है।
किसने की है? अरस्तु महोदय ने की है। और अरस्तु महोदय ने क्या बताया है? SSA। SSA क्या बताया है इन्होंने? SSA मतलब कि ऑडियंस, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। क्या होता है? स्पीकर, इसका ए का मतलब है ऑडियंस, यहां पर होगा स्पीकर, इस एस का मतलब है स्पीच, स्पीकर, स्पीच और क्या? आपका ऑडियंस। ये SSA कितने तत्व हैं? आपको ये 3 तत्व पूछा जा रहा था कि कौन से तत्व हैं। जब हम बात करते हैं किसके? वेस्ले एवं मैकियन महोदय ने, तो इन्होंने बताया SECDR। SECDR इन्होंने कितने तत्व बताए? 5 तत्व बताए। हो सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि 5 तत्व संचार की प्रक्रिया में किस महोदय ने बताए, तो किसने बताया? वेस्ले एवं मैकियन ने बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बर्लो महोदय। बर्लो महोदय ने क्या बताया? SECDR। SECDR ये इन्होंने 5 तत्व इन्होंने भी बताए। और ये पूछा गया क्वेश्चन है बर्लो का, आपके नेट में ही पूछा गया है क्वेश्चन कि SECDR मॉडल किसके द्वारा बनाया गया है, किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? बर्लो महोदय ने। ठीक है, जब हम बात करते हैं लिगन्स की, तो इन्होंने कौन सा बनाया है? इन्होंने बनाया है CMCTAR। ठीक है, CMCTAR लिगन्स महोदय का मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल में 6 तत्वों को शामिल किया। कितने तत्वों को शामिल किया? लिगन्स महोदय ने 6 तत्वों को शामिल किया। ठीक है, इसके बाद आपके वेस्ले मैकियन ने कितना? 5 तत्वों को शामिल किया। जो बर्ले महोदय इन्होंने भी 5 तत्वों को शामिल किया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि SECDR जो मॉडल है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बर्लो के महोदय प्रतिपादित किया था। अच्छा, इनका थोड़ा सा अरस्तु महोदय का तो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे किसका? वेस्ले मैकियन का। तो यहाँ पर वेस्ले मैकियन का S का मतलब है सेंडर, E का मतलब है क्या? इनकोडर, और C का मतलब है चैनल, और D का मतलब डिकोडर, और R का मतलब रिसीवर। ओके, ठीक इसी तरह से इसमें भी है सेंडर, इनकोडर, चैनल, और आपका D से होगा डिकोडर, और R का मतलब रिसीवर। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तो यहां पर आगे, यहां पर C नहीं है, यहां पर है M है। जो बर्लो महोदय ने, इनका यहाँ चेंज है, इन्होंने दिया है SEMDR। SEMDR मैसेज बताया। जब मैंने इसको डिस्क्राइब किया तब ध्यान दिया कि इसका मतलब इन्होंने मैसेज दिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था? यहाँ पर जो वेस्ले महोदय ने दिया था उन्होंने बताया था चैनल, लेकिन जो बर्लो महोदय ने दिया था वो बताया था मैसेज। क्या बताया था इन्होंने? मैसेज। यही दोनों में मेजर अंतर भी हमें देखने को मिलता है। तो मॉडल आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह से इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, और इसी तरह डिफरेंट करके। क्या डिफरेंट मिला हमको? सिर्फ यहाँ पर C और यहाँ पर M का अंतर देखने को मिलता है, बाकी सीधा सीधा पूरा प्रोसेस वहीं पर है। C का मतलब यहाँ इन्होंने चैनल बता दिया है, और बर्लो महोदय ने M का मतलब बता दिया है क्या? मैसेज। ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आ गया आपको। लर्न भी बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा। जब हम बात करते हैं किसकी? लिगन्स मॉडल की, तो इन्होंने बताया C का मतलब इन्होंने बता दिया कम्युनिकेटर, मतलब जो आपका बोलने वाला है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो कम्युनिकेटर हो गया। M का मतलब हुआ मैसेज, और C का मतलब हुआ कम्युनिकेशन चैनल, और आपका T का मतलब हुआ ट्रीटमेंट, A का मतलब ऑडियंस, और R का मतलब हुआ रेस्पॉन्स। इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ी, क्या? रेस्पॉन्स जोड़ी, कि मतलब हमें प्रतिक्रिया आप लोगों से मिलनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब पता चल गया ना 3 तत्व हमको कहाँ पर मिले? अरस्तु मॉडल में मिले। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे।
इनके अरस्तु महोदय का थोड़ा सा एक पॉइंट और सुन लीजिए, इसको एरिस्टोटल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल मॉडल किसे कहते हैं? एरिस्टोटल मॉडल किसे कहते, किसने दिया है? एरिस्टोटल मॉडल हमारे अरस्तु महोदय ने दिया है। इन्हीं ने ही 3 शब्दों का प्रयोग किया था, इथोस, पैथोस और लोगोस। किसका यूज किया था? इथोस, पैथोस और किसका? लोगोस। इन शब्दों का प्रयोग हमारे अरस्तु महोदय ने किया था। जब इन्होंने मॉडल बनाया था तब भी इन्होंने 3 तत्व लिए, और जब इन्होंने अपनी बात कही थी, स्पीच दी थी, तब भी इन्होंने इन 3 शब्दों को वरीयता दी थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीधे सीधे। क्या मांसपेशियों में अधिकतम लैक्टिक एसिड के जमा होने से शारीरिक थकान होती है? कारण कह रहा है यह कार्यकर्ता की मानसिक अभिवृत्ति से होने वाले कार्य के प्रति विरुचि से संबंधित है। बताइए क्या ऐसा है क्या? अब आपका क्या बात कर रहा है? अभिकथन कह रहा है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से व्यक्ति थकान का अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, इसका थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए, स्टोरी ही बोलेंगे हम, कि जब भी आप क्या करते हो, किसी कोई हैवी वर्क करते हो, चाहे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो या किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, कोई भी आप हैवी वर्क कर रहे हो, उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी जल्दी जल्दी काम करती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो। जब जल्दी जल्दी सांस लेते हो उस टाइम आपके शरीर को, आपके शरीर अंगों को, ऑर्गन्स को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब हमारा हार्ट क्या करता है, पूर्ण रूप से आपको ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंच पाती है, तब उस टाइम आपकी मांसपेशियों में क्या लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो लैक्टिक एसिड किसके अभाव में बनता है? ऑक्सीजन के अभाव में बनता है। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन, आपके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उन्हीं मांसपेशियों में क्या बनने लगा? लैक्टिक एसिड बनने लगा। और जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो उसका काम क्या होता है? वो आपको थकान का अनुभव कराने लगता है। आप बहुत तेजी से सांस लेने लगते हो। सांस क्यों लेने लगते हो? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने ऑर्गन्स को पहुंचाना चाहते हो और अपनी थकान को कम करना चाहते हो। ओके, तो ये है क्या, लैक्टिक एसिड की ऐसी थोड़ी सी कहानी जो प्रचलित है। अब हम बात करेंगे कारण क्या बोला गया है, ये कार्यकर्ता की मानसिक अभिवृत्ति से होने वाली कार्य के प्रति विरुचि करता है। तो अब बताइए क्या जो ये कार्य हो रहा है तो ये हमारे मानसिक अभिवृत्ति से संबंधित है क्या? इसका तो सीधा सीधा साइंटिफिक मेथड हमको पता चल रहा है, ना कि हमारे ये मानसिक अभिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारे इमोशंस से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा ये किससे जुड़ा है? सीधे सीधे वैज्ञानिक इसका तथ्य, एक साइंटिफिक रीजन है कि हमें थकान क्यों लगती है। ठीक है, तो ये आपका क्या अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण क्या है? रॉन्ग है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? सब लोग बताएं फटाफट। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ए सही है, आर गलत है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कारण क्या है? ये उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत देने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। देखिए पारिवारिक बजट आप समझते हो ना, पारिवारिक बजट की जब हम बात करते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा बजट जो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब सबकी आवश्यकताओं का मतलब ये नहीं कि जो चाहे मन आए खरीद लिया, नहीं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं आप उनको पहले वरीयता देते हुए आप उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करते हो। जब पूरा करने की बात आती है किसकी? आवश्यकताओं की, तो सबसे पहले बात कहां पर आके टिकती है? आपकी इनकम पर। कितना? आपकी इनकम। आपकी इनकम कितनी है? आप उसी तरीके से तो आप बजट बनाओगे ना अपना, कि भाई हमारे पास इतना पैसा है और हमें ये हमारी आवश्यकता है, तो हम इन कामों को पहले करते हैं, बाकी बाद के काम हम बाद में करते हैं। तो वही क्या है आपका पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट
तीन प्रकार का बजट होता है, एक बचत का बजट, एक घाटे का बजट और एक संतुलित बजट। जो बचत का बजट होता है उसमें क्या होता है कि हमारी बजट इस तरह का बनाया जाता है कि जो भी इनकम हो तो उसमें हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, प्लस हम कुछ ना कुछ सेविंग कर लें महीने में उसी पैसों से, तो वो होता है क्या, बचत का बजट। घाटे का बजट ये होता है कि इनकम कम है और हमारे खर्च ज्यादा हैं, हमें किसी न किसी से उधार भी लेने पड़ रहे हैं पैसे, तो वो क्या होता है, आपका घाटे का बजट होता है, सबसे खराब बजट होता है। इसके बाद संतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब ये हो जाता है कि जितना आया उतना खर्च हुआ, ना तो सेविंग हुई ना तो उधारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वही क्या हो जाता है आपका संतुलित बजट। समझ में आई बात ना? तो सबसे अच्छा बजट जो माना जाता है वो बचत का बजट माना जाता है, और घाटे का बजट बिल्कुल ही खराब होता है। संतुलित बजट तक तो आप ये कह सकते हो कि एन एवरेज है, लेकिन ये भी आपका फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए तो ये भी बजट अच्छा नहीं होता है, इसलिए बचत का बजट सबसे अच्छा है। ये थी थोड़ा बजट के बारे में चर्चाएं कि क्या होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। भविष्य के खर्च जैसे एजुकेशन लानी है, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, बड़े बड़े बजट, तो ये हम सबको क्या करते हैं, अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं, और एक तरीका होता है प्रदर्शित करने का। इसके बाद हम सीधे से क्या कारण को देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। कारण बोलता है ये उसको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने में, बिल्कुल जब आप बजट प्रॉपरली तरीके से लिखित में बनाते हो ना, तो आपका कुछ भी डिसबैलेंस नहीं होता है, आपका कुछ भी डिसबैलेंस नहीं होता, सारी चीजें क्या होती है, बैलेंस्ड रहती हैं। आपको हर चीज का अनुमान अनुमान रहता है, अनुभव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका, अब बताइए दोनों पॉइंट किसकी ओर जाएंगे? ओके, सब लोगों का बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आई थिंक किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बात करते हैं सीधे सीधे पीक लोड के समाधान के लिए समय व्यवस्था का वितरण प्रभाव किया जा सकता है। यहाँ पर की नहीं है, किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। कारण है आर, मतलब रीजन, पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा सहायक प्रणाली होगी। सबसे पहले ये देखिए पीक लोड क्या है ये पीक लोड। पीक लोड का मतलब होता है, सबसे पहली बात आपका होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दूसरी चीज होम मैनेजमेंट के समय व्यवस्थापन, मतलब टाइम मैनेजमेंट चैप्टर इसमें आता है। अब हम बात करेंगे क्या, ये आपका पीक लोड की हम आपको बताना चाहेंगे ये क्या है। पीक लोड का मतलब होता है, पीक का मतलब ऊंचाई, टॉप पर। क्या मतलब होता है, टॉप पर, कोई चीज क्या हो, टॉप पर हो, मतलब बहुत ही ऊंचाई पर हो। अब लोड का मतलब भार। अब ये नहीं है कि कोई चीज ऊंचाई पर है, भार है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पीक लोड से मतलब है एक ऐसा टाइम जहां पर वर्क सबसे ज्यादा होता है। आप अपने घर में मीजर करते हो, सब लोग उस चीज से वाकिफ हो, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं वाकिफ है। जब हम कभी भी आप देखिए मॉर्निंग के टाइम एक गृहिणी को कितना सारा काम रहता है। जैसे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को भी रेडी करना है, टिफिन भी लगाना है, सारा कुछ घर का झाड़ू पोछा बर्तन एंड वे सारे काम एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर 11-12 बजे तक उसको करने होते हैं। वहीं पर दोपहर के समय बिल्कुल से क्या होता है, रेस्टिंग पॉइंट होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली लोग घर से बाहर चले गए होते हैं, बच्चे भी घर से बाहर, जो जॉब ओरिएंटेड है वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद शाम टाइम जब फिर से सब आते हैं तो थोड़ा सा कार्यभार फिर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका कार्य वक्र भी जो बनता है, तो यहाँ पर दिखाता है क्या, पीक लोड, और यहाँ पर दिखाता है क्या, आपका समय। तो कुल मिला के जो आपका सुबह का टाइम होता है, यहाँ आप दिखाएंगे सुबह, दोपहर, और यहाँ होता है शाम, ठीक है। तो अब जब आप इसको वक्र रेखा के थ्रू दिखाते हो तो क्या आप दिखाते हो, सुबह के टाइम बहुत ज्यादा काम, दोपहर के समय थोड़ा काम, और शाम के समय थोड़ा सा फिर ज्यादा हो जाता है। लेकिन सुबह से क्या होता है, कम होता है, सुबह से कम होता है। तो आपने क्या देखा
कि इस वक्र से समझ लिया कि सबसे ज्यादा पीक लोड कहाँ पर है, सुबह के टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस समाधान के लिए खासकर समय व्यवस्था का वितरण प्रभाग किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, हम अपने कार्यों को इस तरह से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कुछ कामों को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे क्या है, अब कुछ कामों को कैसे अलग कर सकते हैं कि कुछ हैवी वर्क होते हैं, कुछ लाइट वर्क होते हैं, मतलब जिनमें कम एनर्जी वेस्ट होनी है, कुछ तरह के भी काम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो आप इनको अपने समय के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार कार्यों को बांट सकते हो। ठीक है, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग मंथ पर भी बांट सकते हो। अब हम बात करेंगे कारण की। कारण क्या कह रहा है, पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा समय। बिल्कुल सही बात है भाई, एक ही व्यक्ति करेगा तो वो पूर्ण रूप से क्या, बहुत ही ज्यादा थकान फील करेगा, एनीवे उसको प्रॉब्लम होगी। तो अगर किसी भी कार्य को हम पारिवारिक सदस्यों में बांट कर करते हैं तो हमारे लिए वो काम थोड़े से सहज होते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बताएं आप लोग, राइट ऑप्शन क्या जाएगा। सब लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम मूव करेंगे सीधे सीधे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर दिया हुआ है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब बातचीत करना, वार्तालाप का मतलब बातचीत करना। अब वार्तालाप के निम्न चरणों को अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट की ओर, अनुवर्ती का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट की ओर को व्यवस्थित कीजिए। अब हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम पहले अब डायरेक्ट मुद्दे की बात नहीं करने लगते हैं ना, कि हमें जो मुद्दा हुआ भाई, पहले हम जाते हैं किसी से, हाय हेलो होती है, थोड़ा सा स्माइलिंग होती है, कुछ इस तरह के हम हाव भाव अपने प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब हम पहले प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रारंभ के बाद हम अपने कार्य को क्या करते हैं, प्रतिक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड, हम अपनी प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब नंबर 1 पर आपका क्या आया, प्रारंभ कर दिया। अब हमारा जो प्रोसेस है, हमने धीरे से बात किया कि देखिए हमने आपको इसलिए बुलाया था, इसलिए कॉल की थी। एनीवे कुछ भी करते हो ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या करते हैं हम, आफ्टर देन हम उससे संबंधित, जिस पर हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उससे संबंधित कार्य करने की सोचते हैं। अगर वार्तालाप हो रही है तो उस पर डिस्कशन करते हैं, यही तो करते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना पॉइंट बताए ही हम चालू हो जाएं, हम आपस में वार्तालाप करने लगे कि ऐसा करना है वैसा करना है। अरे जब हम उसको मुद्दा बताएंगे, पर्टिकुलर पॉइंट बताएंगे, तभी तो उस विषय में हमें कोई प्रतिक्रिया करेगा। जब हम क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, नो डाउट। तो हमने क्या किया, उससे कार्य किया। कार्य का मतलब हमने उसके बारे में क्या किया, डिस्कशन किया, यानी क्रिया की। जब हमने अपनी बात रखी, जब हमने क्रिया की, तो हमको क्या मिलेगी, क्रिया। कहते ना, क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया तो मिलेगी ही। तो स्वाभाविक सी बात है, हमको क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया। अगर उसको उस विषय में नॉलेज है तो वो बोलेगा, आपको सजेस्ट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं देगा। उसके बाद क्या कर देगा, अगर नॉलेज है तो आगे चलेगा, अदरवाइज क्विट कर देगा, यानी समापन कर देगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका प्रारंभ आया, दूसरे नंबर पर आपका प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाना आया, तीसरे नंबर पर आपका कार्य आया, चौथे नंबर पर आपका प्रतिक्रिया आया, और पांचवें नंबर पर क्या आया, समापन। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला, चौथा, पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम बिल्कुल बढ़ेंगे। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आई होप दैट ये प्रोसेस आपको समझ में आई है। बिल्कुल आप ये समझ लो कि हम किसी से फोन में बात कर रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए। ऑप्शन आपका इसमें, ये जब भी सिस्टम लगाने को आएगा कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, और अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के 5 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके 5 स्टार लगा लीजिए।
आएगा ही, क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं निम्न विकास कार्यक्रमों को उनके आरंभ किए जाने के क्रम में लगाइए। आरंभ किए जाने का मतलब हमें सबसे स्टार्टिंग, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरह से अरेंज करना है। हम देखते हैं क्या समेकित बाल विकास कार्यक्रम ICDS, समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब आया? 2 अक्टूबर 1975 को। देखिए 2 अक्टूबर 1975 को क्या आया हमारा? समेकित बाल विकास योजना, ICDS जिसको आप बोलते हो। इसमें क्या था? ये एक ऐसी योजना थी जिसमें 0 से 6 मतलब जन्म से लेकर 6 साल के बच्चों को इसमें इनके स्वास्थ्य पर, किशोरियों के स्वास्थ्य पर, इसके साथ साथ गर्भवती वुमेन्स यानी प्रेग्नेंट लेडी के विषय में खासकर ये योजना उन्हीं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। कौन सी? ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना। इसके बाद हम बात करते हैं क्या? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम मतलब कि ये कब आया आपका? जिसको हम बोलते हैं DPEP। 1994 में ये योजना आई। DPEP मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लीजिएगा DPEP, और इस फॉर्म में भी लिख लीजिएगा ICDS, क्योंकि आपसे नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछा जाए, ये पूरा इतनी कहानी ना लिखी जाए, सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा ICDS क्या है, DPEP का क्रम लगाइए, ICDS इस तरह से लिख दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों से जानते रहना है। ठीक है, हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये क्या था? ये कब आया? देखिए इसका थोड़ा सा, जब ये हमारे यहाँ लॉन्च किया गया, कब? सबसे पहले ये कब आया? 2005 में इसका कानून पास किया गया, यानी किस नाम से था पहले? ये नरेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके सारे पॉइंट अलग अलग पूछे जाते हैं। सबसे पहले नरेगा के नाम से आया था, जो ये पास किया गया था बिल। कब पास किया गया? 2005 में पास किया गया था, सितंबर 2005। ठीक है, कब? सितंबर 2005। आफ्टर दिन क्या हुआ था कि आफ्टर दिन ये लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। कब लागू हो गया? 2 फरवरी 2006 से। सारी डेट्स पूछी जाती है, इसलिए आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर तो पूछा जा रहा है महात्मा गांधी यानी नरेगा, मनरेगा की बात हो रही, यानी मनरेगा महात्मा गांधी जुड़ गए। पहले क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सिर्फ और सिर्फ क्या था? नरेगा था। लेकिन यहाँ पर जुड़ गया महात्मा गांधी यानी मनरेगा जुड़ गया, MG जुड़ गया, जिसको हम लोग बोलने लगे क्या? मनरेगा। तो ये मनरेगा जो स्टार्ट हुआ था, ये कब से? यही योजना है, इसको कन्वर्ट करके 2009 में ये कन्वर्ट कर दिया गया था, नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, तो समझ में आई बात ना कि मनरेगा क्या है और नरेगा क्या है? वही चीज है। इसमें क्या है? लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जो कि हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको 100 दिन का गारंटी, मतलब एक गारंटी योजना दी जाती है। लेकिन ये मैक्सिमम 150 दिन तक किया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो आप एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 150 दिन का काम दे सकते हो। उसके बाद ये क्या है? आर्टिकल की जब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आर्टिकल 41 के तहत, आर्टिकल 41 के तहत इसको लाया गया था। किसको? मनरेगा को। आर्टिकल 41 के तहत इसका लोगो दिया गया था राइट टू वर्क। क्या दिया गया था? राइट टू वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अक्सर एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी
कार्य का अधिकार, सबको काम करने का अधिकार है, रोजगार का अधिकार सबको है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। एक शर्त होती है कि व्यक्ति के पास आधार कार्ड, उसकी आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी हो, जमा करके वो वैलिडिटी, अपनी वैलिडिटी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आई बात क्या है मनरेगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान को हम SBA शॉर्टकट में इसको बोला जाता है, SBA। सेम इसी शब्द में पूछा गया है, सेम ये मनरेगा ऐसे करके भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, हिंदी में भी। इसमें ICDS बिल्कुल आप उठा के देखिए, पेपर इस फॉर्म में पूछा गया है, DPEP इस फॉर्म में पूछा गया है। तो आज पेपर उठा के देखना, सारा DPP ICDS कितना ज्यादा क्वेश्चन, वन लाइनर में पूछता है, मैचिंग में भी पूछता है। ठीक है, और सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके साथ याद होने चाहिए। तो ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 में आया था। क्या आया था? 2 अक्टूबर 2014 में हमारा आया SBA स्वच्छ भारत अभियान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। इसका फर्स्ट एम था, जो इसका पहला मुख्य गोल रखा गया था, वो शौच मुक्त अभियान था। कहने का मतलब जो खुले से शौच मुक्त करना, हर व्यक्ति को एक तरह से ये अभियान चलाया गया, जिसमें कि व्यक्ति को ये एक तरह से समझ दी गई, एक तरह से लोगो दिया गया कि हमें क्या करना है, खुले में शौच नहीं करनी है। इस तरह से बिल्कुल सबसे पहले इस मुद्दे पर ध्यान दिया गया। आई थिंक आज ये बहुत ही कारगर है। ठीक है ना, इसका रिजल्ट हमको लगभग 99% देखने को मिलता है। तो खुले में शौच मुक्त। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा गोल रखा गया था कि स्वच्छता से संबंधित लोगों को जागरूक किया गया कि भाई आप सफाई करिए। ऐसा नहीं है कि आप सफाई करते हो तो आपकी कोई इमेज डाउन होगी या कुछ ऐसा होगा। तो कहने का मतलब दूसरा सबसे बड़ा लोगो था कि व्यक्ति को मैनुअल सफाई, मतलब खुद ही अपनी सफाई व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, मैनुअल सफाई। इस दूसरे पॉइंट पर जोर दिया गया था, मैनुअल सफाई। उसका रीजन आप लोग क्या देखते हो? आप देखते हो ना पेपर में कितना आता है। आज इन्होंने झाड़ू लगाई या पूरा रास्ता साफ किया, इस तरह से झाड़ू करके दिखाते हैं, पार्षद महोदय ने सफाई की, ये किया। तो ये मैनुअल सफाई ही होती है जो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको इस तरह से ईयर पूछता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसकी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 5 मई 1988 में आया था। कब आया था? 5 मई 1988 में आया। 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य रखा गया था कि लोगों को, जो भी लोग हैं, उनको अधिक से अधिक साक्षर बनाना। इस योजना की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। किसने की थी? राजीव गांधी जी के द्वारा की गई थी शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को किसने शुरुआत की थी? तो राजीव गांधी जी ने की थी। इसका लक्ष्य था कि जो भी हमारा 18 से 35 उम्र के बीच में जितना भी युवा है, उन सबको साक्षर बनाना। यही था आपका क्या? साक्षरता अभियान। कहीं हद तक अगर देखा जाए तो प्रौढ़ शिक्षा को भी इंडिकेट करता है आपका क्या? साक्षरता अभियान। खैर, इनका लक्ष्य था पूर्ण रूप से कि हमें कम से कम नहीं कुछ तो इस योजना के थ्रू 75% पॉपुलेशन को क्या करना है? साक्षर बनाना है, एजुकेट उन्हें करना है। कम से कम वो पढ़ना और लिखना तो सीख ही ले, ये इनका लक्ष्य था। तो चलिए बताएं, ICDS आपका कब आया? ICDS आपका आया 1975 में। ठीक है ना। आपका जो जिला प्राथमिक शिक्षा, ये कब आया? आपका जिला प्राथमिक शिक्षा 1994 में आया। कब आया? 1994 में आया। मनरेगा आपका कब आया? 2009 में आया। और आपका स्वच्छ भारत अभियान कब आया? 2014 में आया। ठीक है, कितने आए? अब इसको सीक्वेंस से लगाइए फटाफट।
बताएं भाई, अब सीक्वेंस से लगेगा, लगाइए इसका सीक्वेंस क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपका क्या आ रहा है 1975, क्या आ रहा है सबसे पहले आपका 1975, तो कौन सा ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब 1975 के बाद हम सीधे सीधे कहां पर आ रहे हैं 1988 पर, यानी कि पांचवा, आपको पांचवा इसमें मिला, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कट गया। अब सीधे सीधे हम बात करेंगे किसकी, 88 के बाद कौन सा आएगा आपका 94, ठीक है, कौन सा आएगा 94, मीन्स दूसरा। अब दूसरा हमको यहाँ मिला, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल लीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए आपको इसमें क्या मैचिंग करना है। पहला है विकलांग व्यक्ति, खैर हम इसको नहीं समझेंगे, हम पहले पहले इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। CLP&R, CLP&R ये अधिनियम, ये एक्ट क्या है, CL का मतलब होता है क्या, फुल फॉर्म होता है चाइल्ड लेबर, क्या होता है चाइल्ड लेबर, अब तो समझ गए होंगे ना, चाइल्ड लेबर कहने का मतलब CL अधिनियम जो आपका आया वो क्या था 1986 में आया था, जब समाज में देखा गया कि बच्चों से, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने का अधिकार चाहिए वो आज किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी ऐसी जगह काम करते हुए पाए जा रहे हैं, तो इसके लिए सीधे सीधे एक एक्ट पारित कर दिया गया, कौन सा, CL एक्ट, जिसमें ये बोला गया कि चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे कोई वो अधिकारी रैंक का हो या कोई भी ऐसा जो किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का मालिक होगा, अगर उसके यहाँ कोई भी इस तरह से बच्चा काम करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर क्या होगा, ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, कहने का मतलब इसमें ये बोला गया कि सजा व्यक्ति को कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो कोई मालिक हो, सजा जो आपको मिलेगी वो 6 माह से लेकर के आपको लगभग मैक्सिमम 2 साल तक सजा देने का प्रावधान किया गया CL एक्ट में। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका आर्थिक दंड लगाया गया था, ये आर्थिक दंड लगाया गया 20,000 से लेकर 50,000 तक, कितना 20,000 से लेकर के कितना आर्थिक दंड लगाया गया 50,000 तक लगाया गया। जो शारीरिक दंड था वो क्या था, सीधे सीधे आपका 6 माह से लेकर के 2 साल तक उसको जेल में रखने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में ये पारित किया गया। कब पारित हुआ आपका CL एक्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि 1986। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, PWD, क्या है PWD एक्ट, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सब के फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इनके सामने ईयर लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कब आया, 12 दिसंबर 1995 को। कब आया था, 12 दिसंबर 1995 को ये अधिनियम आया था। इस अधिनियम में क्या मुख्य बातें थी, इस अधिनियम में मुख्य बातें ये थी कि देखिए फुल फॉर्म से ही पता चलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब ऐसे लोग जो विकलांग हो, तो विकलांग लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए इसमें बात की गई और कुछ इनके लिए आरक्षण की बात की गई। ऐसा नहीं बोला गया अगर व्यक्ति की काबिलियत है तो ये नहीं है कि अगर वो विकलांग है तो उसको पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, या वो ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से फिट हैं उनके इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज पर बल दिया गया कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अगर वो कोई विकलांग है तो उसको समान अधिकार दिए जाएंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनके। इसके बावजूद भी इनको कुछ अलग से भी अधिकार दिए गए थे। जैसे आप सभी जानते हो
कि जो विकलांग है उसको कुछ आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो जॉब में हो या किसी ऑफिशियल में हो। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जेजे, जुवेनाइल जस्टिस का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस आई मीन जेजे, जिसमें क्या था, ये एक्ट लाया गया 2015 में। जे एक्ट लाया गया कब, 2015 में। इसका मतलब था, इसका जो पेश किया था इस बिल को, इस अधिनियम को किसने पेश किया था, मेनका गांधी जी ने पेश किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कि उस टाइम क्या थी, जो कि उस टाइम ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत थी। ठीक है, तो ये क्या थी आपके 2015 में इसके लिए इन्होंने ये एक्ट लाई, जे अधिनियम, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की केयरिंग से रिलेटेड था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था जे अधिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोक्सो। पोक्सो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोक्सो की चर्चा हमने शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में की थी, आपको बताया था। पोक्सो का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसिव। ठीक है ना, सेक्सुअल ऑफेंसिव, ये इसका फुल फॉर्म है पोक्सो एक्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, पोक्सो की, तो ये आपका कब आया था, 2012 में आया था। ठीक है, ये खासकर महिलाओं यानी कि बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित ये एक्ट है, जिसमें कि जो भी अपराध होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो, आई मीन मेरा मतलब कहने का ये है कि पोर्नोग्राफी, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो शारीरिक कोई भी इस तरह का दबाव हो, ये आपका सीधे सीधे किससे है, क्या पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत आता है। 2012 में लाया गया, इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसिव। ठीक है, इसके बाद आते हैं किस पर, PCPNDT, बहुत लंबा चौड़ा नाम है PCPNDT। खासकर कब आया, 1900 PCPNDT की जब हम बात करते हैं तो कब आया, 1994 में। ठीक है, कब आया, 1994 में PCPNDT आया था। ये संबंधित था आपके लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। इसका किससे संबंध था, लिंग प्रतिचयन, मतलब ऐसे लोग जो कि अपने गर्भ में पल रहे लिंग की जांच कराते हैं कि बेटा है कि बेटी है, या फिर कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं समाज में बहुत देखने को मिल रही थी। इसके लिए ये एक्ट लागू किया गया, ये पारित किया गया एक्ट। खासकर अपने यहाँ यूपी में जो गिरता हुआ लिंगानुपात था, ठीक है, उसकी समस्या को भी देखते हुए ये एक्ट आपका बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, PCPNDT। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्री कॉन्सेप्चुअल एंड प्रीनेटल, लिख लीजिए थोड़ा सा, प्री कॉन्सेप्चुअल एंड प्रीनेटल, pre-conceptual and prenatal diagnostic techniques, ठीक है, ये था आपका PCPNDT का फुल फॉर्म। और जो आपका हामा ये रह गया, ये 1956 में आया था। हामा कब आया था, 1956 में आपका क्या आया, हामा आया। इसका संबंध सीधे सीधे क्या था, हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट। क्या था, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मतलब इसमें बच्चों को एडॉप्ट करने से संबंधित इसमें बातों को दर्शाया जाता है, किसमें, हामा में। ठीक है, तो अब सारी चीजें क्लियर हुई ना कि कौन सा क्या है, सीआर क्या है, PWD अधिनियम क्या है, जेजे क्या है, पोक्सो क्या है, हामा क्या है, और PCPNDT क्या है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर विकलांग व्यक्ति किसका, PWD अधिनियम बताया ना, PWD अधिनियम क्या है, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। आपका
जो बाल यौन शोषण है वो कहाँ से संबंधित है, आपका पोक्सो से संबंधित है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बाल अधिनियम यानी सीएल चाइल्ड लेबर, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। इसके बाद कानून विरोधी बालक जो है वो किससे, जेरी अधिनियम से संबंधित है, और जो हिंदू दत्तक है वो हामा से। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन जाएगा। आई होप दैट आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कल हम फिर से इसी टाइम मिलेंगे आप लोगों से। तो तब तक के लिए बाय बाय।